तो स्वागत है आपका राजस्थान पॉलिटी की इस अमेजिंग क्लास में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अनाउंसमेंट किया था कि आपके लिए हम आरएस का पूरा सिलेबस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं, तो उसी कड़ी में आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की राज व्यवस्था या फिर स्टेट पॉलिटी के बारे में। अब स्टेट पॉलिटी पढ़ने से पहले हमें राज्य का प्रशासनिक ढांचा समझना होगा और उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि राज्य सरकार की बात संविधान में कहाँ की गई है। संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसमें कि कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। उनमें से 22 भागों में से भाग 5 में केंद्र सरकार के प्रशासनिक ढांचे के बारे में बताया गया है और संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे के बारे में बताया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक हैं। तो अब अगर आपको पूछ ले कि राज्य सरकार के बारे में कौन से भाग में बताया गया है, तो वो भाग 6 में बताया गया है और भाग 6 में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 152 से लगाकर 237 तक भाग 6 में अनुच्छेद हैं, जिसमें कि राज्य की प्रशासनिक जो राज्य का प्रशासनिक ढांचा है या फिर स्टेट पॉलिटी है उसके बारे में बताया गया है। राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के कुल 3 अंग होते हैं। सबसे पहले विधायिका, जो कि विधि का निर्माण करती हैं या फिर कानून बनाती हैं। उसके बाद में कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या कार्य करती है, तो कार्यपालिका वो विधि हैं उसको लागू करती हैं। और न्यायपालिका जो न्याय करने का काम करती हैं। ये तीनों सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं। और सरकार का चौथा अंग, जिसे प्रेस या फिर मीडिया भी कहते हैं, जो कि सरकार का चौथा अंग कहलाता है। तो अब राज्य सरकार में राज्य की विधायिका में कौन कौन से अंग होते हैं, तो राज्य की विधायिका में आता है विधानमंडल, जिसके कि 2 अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। कहीं कहीं पर एक अंग भी होता है, जैसे कि राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो इस कारण राजस्थान में सिर्फ हम विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन से जो अंग हैं वो आते हैं, तो राज्य की कार्यपालिका में आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे कि केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन से अंग आते हैं, तो केंद्र की कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। तो इसी प्रकार राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता आते हैं। उसके बाद राज्य की न्यायपालिका में कौन आता है, तो राज्य की न्यायपालिका में हाईकोर्ट या फिर उच्च न्यायालय आता है। उसी प्रकार अगर आपको पूछ ले कि केंद्र की न्यायपालिका में कौन सा अंग आता है, तो वो आता है सुप्रीम कोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय। अब विधायिका का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो विधायिका का अनुच्छेद 168 से लगाकर 213 तक है। कार्यपालिका का अनुच्छेद 153 से लगाकर 167 तक है और न्यायपालिका का अनुच्छेद 214 से लगाकर 237 तक हैं। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 6, जिसमें कि कुल 6 अध्याय हैं, जिसमें कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में दे रखा है, जिसके कि 6 अध्याय, भाग 6 में 6 अध्याय हैं। सबसे पहला अध्याय जिसका कि नाम है साधारण, जिसमें कि एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 152, जिसमें क्या कहा गया है, तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अब तो सभी राज्य हो गए, मतलब इसमें राज्यों की परिभाषा भी दी गई है और केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसी में शामिल किया गया है। पहले एक जो जम्मू कश्मीर था वो अपवाद था, परंतु अब वर्तमान में वो भी राज्यों में ऐड हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर कार्यपालिका। जो दूसरा नंबर का अध्याय है कार्यपालिका, जिसका कि अनुच्छेद है 153 से लगाकर 167 तक। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा अध्याय है राज्य का विधानमंडल, जिसका कि अनुच्छेद 168 से लगाकर 212 तक है। उसके बाद राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, जिसमें कि एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 213। उसके बाद हम देखते हैं 5वां अध्याय, जिसका कि नाम है राज्यों के उच्च न्यायालय, जिसके कि अनुच्छेद है 214 से लगाकर 232 तक। उसके बाद नेक्स्ट जो छठा अध्याय है और लास्ट अध्याय है, उसका जो शीर्षक है वो है अधीनस्थ न्यायालय, जिसका कि अनुच्छेद है 233 से लगाकर 237 तक। तो ये भाग 6 में 6 अध्याय हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे लाइन वाइज। सबसे पहले हम साधारण के बारे में पढ़ेंगे। तो साधारण अध्याय प्रथम में साधारण राज्यों की परिभाषा दी गई हैं, जो कि अनुच्छेद 152 में दी गई हैं। इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य परिभाषा के अंतर्गत सभी राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भी। तो अब ये चेंज हो गया है और जो जम्मू कश्मीर है उसको भी राज्य के रूप में ऐड कर लिया गया है।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में सबसे पहले हम राज्यपाल के बारे में देखेंगे। राज्यपाल का पद जो कि सबसे विवादित पद है, और अगर आपको पूछ ले कि राज्यपाल के पद का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो राज्यपाल पद का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में अध्याय 2 में किया गया है। और राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों में, प्रमुख अनुच्छेदों में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद 153 से लगाकर 161 तक जो अनुच्छेद हैं वो राज्यपाल के संबंध में प्रमुख अनुच्छेद हैं। राज्यपाल जो पद है उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो अलग अनेक संविधानों से मिलकर बना है, मतलब अनेक देशों के संविधानों से इंस्पिरेशन लेके हमारा भारतीय संविधान बन रखा है। तो इस कारण जो राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा से लिया गया है, या फिर जो कनेडियन संविधान है वहाँ से राज्यपाल का पद भारतीय संविधान में लिया गया है। ये जो राज्यपाल होता है वो राज्य की कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं, और जो केंद्र सरकार है उसका एक प्रतिनिधि होता है राज्य में। संबोधन, तो राज्यपाल को अगर हम लेटर लिखना चाहें या फिर राज्यपाल से संबंधित कोई लेटर लिखना चाहे, तो उसके लिए किस किस वर्डों का यूज़ राज्यपाल के संदर्भ में होगा, तो वो 3 वर्ड हैं। सबसे पहले माननीय राज्यपाल या फिर ऑनरेबल गवर्नर, और सेकंड वर्ड है राज्यपाल महोदय। तो ये 2 वर्ड राज्यपाल के संबोधन में किए जाते हैं। अब हम देखते हैं राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। वो देखने से पहले हम देखते हैं राज्यपाल के उपनाम। तो राज्यपाल के उपनामों में 3 उपनाम फेमस हैं, 2 उपनाम फेमस है। सबसे पहले है राज्य का संवैधानिक प्रमुख। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख और राज्य का नाम मात्र का प्रमुख राज्यपाल को कहा जाता है, क्योंकि राज्यपाल की जो सारी शक्तियाँ हैं वो मुख्यमंत्री में निहित होती हैं। मतलब राज्यपाल राज्य का प्रमुख तो होता है, परंतु राज्यपाल की शक्तियाँ मुख्यमंत्री से कम होती हैं। तो इस कारण नाम मात्र का प्रमुख तो राज्यपाल को कहा जाता है, और राज्य का रियल प्रमुख या फिर वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री या फिर चीफ मिनिस्टर को कहा जाता है। अब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनसे हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, दिल्ली, अंडमान निकोबार और दिल्ली, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी को छोड़कर सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें राज्यपाल का पद को प्रशासक कहा जाता है। और जो दिल्ली, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार हैं, इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का पद भी प्रस्तावित है, मतलब यहाँ पर उपराज्यपाल का पद भी होता है। अब हम देखते हैं राज्यपाल की दोहरी भूमिका। राज्यपाल राज्य का प्रमुख भी होता है और केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी भी होता है। तो इस कारण राज्यपाल की दोहरी भूमिका हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, जिसके की एक ट्रिक है राका निकायों की शर्तें शपथ का अक्ष। अब इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद 153 से लगाकर 161 तक के अनुच्छेद इस ट्रिक में आ जाएंगे, जो कि राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद हैं। रा से हो गया राज्यपाल, जो कि 153वें अनुच्छेद में है। इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। उसके बाद हम देखते हैं का से होगा 154वां अनुच्छेद, जिसका कि नाम होगा कार्यपालिकीय प्रमुख। मतलब इसमें यह कहा गया है कि जो राज्यपाल होगा वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। उसके बाद निकायों में होगा नी से होगा नियुक्ति, तो 155 में नियुक्ति के संदर्भ में बात की गई है। का से होगा कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल का जो अनुच्छेद है वो 156 है। उसके बाद यो से योग्यता, 157 में योग्यताओं के बारे में बात की गई हैं। उसके बाद शर्तें, तो 158 में राज्यपाल के पद के लिए प्रमुख शर्तें रखी गई हैं। उसके बाद 159 में होगी शपथ, राज्यपाल की शपथ। उसके बाद अक्ष से से हो गया 160 में आकस्मिक रिक्ति। अगर आकस्मिक दृष्टि से मतलब अचानक से राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो इस अनुच्छेद में आएगा, अनुच्छेद 160 में। उसके बाद से हो गया क्षमादान, जो 161वें अनुच्छेद में दिया गया है कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो ऐसे राष्ट्रपति को भी क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं और राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं। परंतु जो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों का क्राइटेरिया है वो बहुत बड़ा है, उसके मुकाबले जो राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ हैं वो बहुत सीमित हैं। तो इसके बारे में हम अनुच्छेद 161 में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रमुख अनुच्छेद पढ़ने से पहले एक के मुंशी द्वारा जो वाक्य कहा गया है या फिर राज्यपाल के संदर्भ में कुछ बात कही गई है वो आपको याद रखना है कि के एम मुंशी ने कहा था कि राज्यपाल संवैधानिक व्यवस्था का प्रहरी है। मतलब ये जो संविधान है उसका प्रहरी है, वह एक ऐसी कड़ी है जो कि राज्य को संघ से जोड़कर भारतीय की संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने का सहयोग देती है। मतलब यही बात की गई है कि जो राज्यपाल है वो केंद्र और राज्य के मध्य की कड़ी है।
ये के.एम. मुंशी द्वारा ये लाइन कही गई है, जो आपको याद रखना है, एग्जामों में पूछी जाती हैं। वैसे हालांकि नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर अभी क्या है कि आरपीएससी के ट्रेंड के मुताबिक जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस कारण आपको ये स्टेटमेंट भी याद करनी ज़रूरी हो जाती हैं। अब हम देखने वाले हैं राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 153, जिसमें क्या कहा गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन किया गया 19 अक्टूबर 1956 में। ये 7वें संविधान संशोधन में क्या गया, तो इसकी धारा 6 में कहा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। मतलब जैसे कि मैं राजस्थान का राज्यपाल हूँ, तो मुझे अतिरिक्त प्रभार सौंपकर हम हरियाणा का राज्यपाल भी बना सकते हैं। मतलब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। उसके बाद इसी 7वें संविधान संशोधन की धारा 29 में जो राज प्रमुख का पद था आज़ादी से पहले, मतलब एकीकरण के टाइम, उसका नाम चेंज करके या फिर इस पद को हटाकर राज्यपाल कर दिया गया। तो अगर आपको पूछ ले कि राज प्रमुख का पद एंड कब किया गया, तो वो 1956 में राज प्रमुख का पद एंड किया गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 154, जिसमें कि कहा गया है राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होगा। मतलब इसमें यह कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिकीय शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। मतलब राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी, और इसका प्रयोग राज्यपाल कब करेगा, तो इसका प्रयोग राज्यपाल अपने स्वयं मतलब इन कार्यपालिकी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल स्वयं भी कर सकता है और अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अब ये आपको पता चल गया है, ये मैंने पहले ही बता दिया कि दिल्ली, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी में उपराज्यपाल का पद भी सृजित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 155, अनुच्छेद 155 में नियुक्ति के बारे में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर व मुद्रा सहित एक अधिपत्र या फिर वारंट जारी करेगा, जो कि विधानसभा में पढ़कर कौन सुनाएगा, तो विधानसभा में ये जो मुद्रा सहित अधिपत्र या फिर वारंट है, वो विधानसभा में मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। तो ये नियुक्ति के संदर्भ में बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नियुक्ति के संबंध में परंपराएं। नियुक्ति के संबंध में 2 परंपराएं हैं कि राज्यपाल उसी राज्य का निवासी नहीं होने चाहिए। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब। तो पंजाब के जो सरदार उज्जवल सिंह है, वो पंजाब के ही हैं और पंजाब के राज्यपाल भी हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं पश्चिम बंगाल के जो एच.सी. मुखर्जी थे, वो भी बंगाल के ही मूल निवासी थे, परंतु उनको बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। तो ये कोई मतलब फिक्स संविधान में कह नहीं रखा कि राज्यपाल उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, परंतु ये नियुक्ति के संबंध में परंपरा है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी परंपरा कि नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के सीएम से सलाह। मतलब जो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, तो वो नियुक्ति करने से पहले संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे सलाह मशवरा करेगा। तो ये भी कोई फिक्स नहीं है, संविधान में कह नहीं रखा, ये परंपरा है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नोट लगाकर यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि कार्यवाहक जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राज्यपाल का जो स्थानांतरण या फिर ट्रांसफ़र है वो भी राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। अब ये जो दोनों बात हैं उनका उल्लेख संविधान में नहीं कर रखा। मतलब राज्यपाल का जो स्थानांतरण है वो राष्ट्रपति करेगा, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, परंतु ये परंपरा है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 156। इसमें कार्यकाल के बारे में लिखा गया है। तो इसके पार्ट 1 में कार्यकाल के बारे में लिखा गया है कि जो राज्यपाल है उसका कार्यकाल सामान्य तो पद ग्रहण से 5 वर्ष तक रहेगा, परंतु संविधान में यही लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ये राज्यपाल का कार्यकाल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखा गया है अनुच्छेद 156 में त्यागपत्र के बारे में। जो कि राज्यपाल होगा वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेगा। जैसे कि ये तो आपको याद रखना ही है कि जैसे कि राज्यपाल नियुक्ति कर रहा है, तो हम अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है या फिर अपना त्यागपत्र है वो किसे देंगे, तो वो जिसने हमारी नियुक्ति की है उसी को हम त्यागपत्र देंगे। तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र मतलब अगर राज्यपाल त्यागपत्र देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, एक बात लिखी गई है कि राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक नए राज्यपाल पद ग्रहण ना कर ले।
जैसे कि मेरे 5 वर्ष पूर्ण हो गए और अभी तक कोई न्यू राज्यपाल नियुक्त नहीं किया गया, तो मैं तब तक यहाँ का राज्यपाल रहूँगा तब जब तक कोई न्यू राज्यपाल हमारे मतलब मेरे एरिया में नियुक्त ना हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो राज्यपाल को हटाने के संदर्भ में कोई भी अनुच्छेद या फिर कोई भी बात संविधान में नहीं कह रखी और हटाने के कारण के बारे में भी कोई बात संविधान में नहीं लिखी गई। इसी के रिगार्डिंग कुछ मतलब केस भी हुए और कुछ वाद भी हुए जिनमें कहा गया कि राज्यपाल को जानबूझकर राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के केजी जो बालकृष्णन बैच हैं 2010 में, इन्होंने ये मतलब फैसला लिया कि राज्यपाल को जानबूझकर राष्ट्रपति नहीं हटाएगा। अब इसमें अपीलकर्ता कौन थे, तो बीपी सिंघल थे और बीपी सिंघल वर्सेस भारत सरकार वाद, इसमें वाद में कहा किया गया तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला लिया गया कि राज्यपाल को जानबूझकर राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जाएगा। उसके बाद एक और बात है जिसका कि प्रावधान संविधान में नहीं है, पुनर्नियुक्ति का। अगर जैसे कि मैं राज्यपाल हूँ और मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया, अब मुझे पुनः इस राज्य में नियुक्त किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, इसकी कोई मतलब ठोस जो वर्ड है वो संविधान में नहीं लिखा गया। कार्यकाल की समाप्ति के बाद राज्यपाल उसी राज्य में या फिर अन्य राज्य में पुनर्नियुक्त किया जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में लिखा गया है कि राज्यपाल की 2 योग्यताएं होंगी। एक तो वो भारत का नागरिक हो, जन्म से आवश्यक नहीं है, वो सिटीजनशिप प्राप्त करके भी राज्यपाल बन सकता है और इन योग्यताओं को पूर्ण कर सकता है और इसकी मिनिमम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता निर्धारित नहीं है, नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की इच्छा पर निर्भर है। मतलब ये 2 ही योग्यताएं लिखी गई हैं, एक तो भारत का नागरिक हो और उसके बाद इसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके अलावा कोई शैक्षणिक योग्यता व्यावसायिक योग्यता निर्धारित नहीं है, ये सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी इच्छा पर निर्भर करती हैं। उसके बाद तीसरा है कि राज्यपाल किसी सक्रिय राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये पुंछी आयोग की सिफारिश पर किया गया है कि लास्ट 2 वर्ष से सक्रिय राजनीति में ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 158 जिसमें कि सेवा की शर्तें लिखी गई हैं। देखिए इसमें पहली शर्त ये है कि राज्यपाल संसद या फिर विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि होगा तो नियुक्ति के बाद से वो जो संसद या फिर विधानमंडल का जो सदस्य था वो पद रिक्त हो जाएगा। संसद का सदस्य एमपी कहलाता है और विधानमंडल का सदस्य जो होता है वो एमएलए कहलाता है। ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट शर्त है कि अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा, मतलब कोई भी सरकारी नौकरी वो नहीं करेगा। उसके बाद वेतन भत्ते, तो तीसरी बात ये लिखी गई है कि जो राज्यपाल के वेतन भत्ते हैं उसमें अनुसूची 2 के अकॉर्डिंग मूलतः तो 5500 थे, परंतु अब वर्तमान में 3.5 लाख रुपए वेतन भत्ते राज्यपाल के होंगे। उसके बाद राज्यपाल को एक बिना रेंट के शासकीय भवन भी प्रदान किया जाएगा, मतलब बिना किसी किराए के एक शासकीय भवन राज्यपाल को प्रदान किया जाएगा। उसके बाद 3 क में संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 7 में ये एक जोड़ा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल होने पर वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए अनुपात में होंगे। मतलब जैसे कि मैं हूँ राज्यपाल, मैं राजस्थान का राज्यपाल भी हूँ और मुझे एक अतिरिक्त प्रभार हरियाणा का राज्यपाल के रूप में भी सौंपा गया है, तो मेरी सैलरी कौन देगा? तो ये जो सैलरी है वो राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए अनुपात में दिए जाएंगे। मतलब राज्यपाल 50-50 भी कर सकता है और 40-60 भी कर सकता है। मतलब 60% मेरी सैलरी राजस्थान से आएगी और 40% मेरी सैलरी हरियाणा से आएगी। अब ये जो हैं तो पदावधि और चौथे बात ये कही गई हैं शर्तों में कि पदावधि के या फिर कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। ये अलाभकारी परिवर्तन का अर्थ होता है कमी करना। जैसे कि मेरी सैलरी 3.5 लाख है तो उसमें पदावधि या फिर कार्यकाल के दौरान मेरी सैलरी में कमी नहीं की जाएगी। उसके बाद नोट लगाकर एक बात लिखे गए हैं कि वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, तो राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। और वेतन भत्ते जो मैं अगर ड्यूटी पे हूँ, मेरा कार्यकाल चल रहा है, तो मेरे जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि से होंगे। मतलब जैसे कि मैं राजस्थान का राज्यपाल हूँ तो मेरी सैलरी राजस्थान के जो खजाने हैं या फिर राजस्थान राज्य की जो संचित निधि हैं वहाँ से आएंगे। और उसके बाद जब रिटायरमेंट हो जाऊँगा तो मेरी पेंशन
केंद्र की संचित निधि से आएंगी। यही दोनों बातें हाई कोर्ट में भी सेम है। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके भी जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि से आते हैं और पेंशन उनकी केंद्र की संचित निधि से आती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो सिविल कार्रवाई हैं उसके द्वारा मतलब उसके भी जो शर्तें हैं वो हमारे कोर्स में नहीं है और ज़्यादा पूछी भी नहीं जाती, तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 159, जिसमें कि शपथ के बारे में दिया रखा है कि राज्यपाल की जो शपथ हैं वो कौन दिलाएगा। तो राज्यपाल की जो शपथ हैं और राज्यपाल के जो कार्य करने वाले अधिकारियों की शपथ है वो हाईकोर्ट के मुख्य जज या फिर चीफ जस्टिस द्वारा दिलाई जाएगी। अगर वो ना हो तो हाईकोर्ट के जो वरिष्ठतम जज हैं उसके द्वारा ये शपथ दिलाई जाएगी। इसमें शपथ में 4 वर्ड आते हैं: श्रद्धापूर्वक, परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। ये जो परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण है वो संविधान और विधि का है। तो ये 4 वर्ड आपको याद रखना है। ये अगर पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है कि जो राज्यपाल हैं उसकी शपथ में कौन कौन से वर्ड हैं। तो परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। उसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 160, जिसमें कि आकस्मिक रिक्ति के बारे में बताया गया है कि अगर अचानक से राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए तो उसका क्या करेंगे। तो जैसे कि मैं राज्यपाल हूँ और मेरी आकस्मिक डेथ हो जाए तो तब राज्यपाल कैसे नियुक्त किया जाएगा। तो इसका उपबंध राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति 2 काम कर सकता है। एक तो जो राज्य के जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको कार्यवाहक राज्यपाल बना सकते हैं, या फिर किसी अदर स्टेट के जो राज्यपाल है उसको अतिरिक्त प्रभार दे सकते हैं। जैसे कि मैं राजस्थान का राज्यपाल हूँ, अगर मेरी डेथ हो जाए तो हम तो जो राष्ट्रपति होंगे वो जो राजस्थान के जो हाईकोर्ट के मुख्य जज हैं उसको कार्यवाहक राज्यपाल बना सकते हैं, या फिर हरियाणा या फिर अदर स्टेट के जो राज्यपाल हैं उनको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार भी दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद, लास्ट अनुच्छेद, जो राज्यपाल के संबंध में जो प्रमुख अनुच्छेदों में लास्ट अनुच्छेद हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 161, जो कि है क्षमादान। तो राज्यपाल को किसी की भी सज़ा क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि ये राष्ट्रपति के संबंध में थोड़ा कम है, परंतु क्षमादान की शक्तियाँ राज्यपाल को भी प्राप्त हैं। इसमें कुल 5 तरीके की शक्तियाँ राज्यपाल को प्राप्त है। सबसे पहले क्षमा, मतलब पूर्णतः क्षमा कर देना। उसके बाद लघुकरण। लघुकरण में क्या है कि सज़ा की जो स्वरूप है या फिर प्रकृति है उसमें चेंज कर देना। उसके बाद नेक्स्ट है परिहार। परिहार में क्या है कि सज़ा की अवधि जो है, टाइम पीरियड, उसको कम करना। उसके बाद विराम, मतलब मूल सज़ा के विशेष जो परिस्थिति हैं उसमें स्थगित करना। उसके बाद प्रविलंबन, मतलब अस्थायी समय के लिए सज़ा पर रोक लगाना। ये 5 प्रकार की शक्तियाँ राज्यपाल को प्राप्त हैं। अब ये कुछ बात की गई है कि राज्यपाल मृत्युदंड की सज़ा को निलंबित कर कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, परंतु राष्ट्रपति की तरफ पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकते। उसके बाद सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सज़ा को माफ़ करने का अधिकार राष्ट्रपति को तो है, परंतु राज्यपाल को नहीं है। उसके बाद राष्ट्रपति को जो ये दोनों अधिकार अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को मृत्युदंड क्षमा करने का भी अधिकार है और सैन्य न्यायालयों द्वारा दी गई सज़ा माफ़ करने का भी अधिकार है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज की क्लास में सबसे पहले हमने राज्य का प्रशासनिक ढांचा देखा। उसके बाद हमने राज्य की कार्यपालिका स्टार्ट की। भाग 6 के अध्याय 2 के अनुसार सबसे पहले हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें कि हमने राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में देख लिया। अब कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, तो कल की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। 5 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम देखते हैं केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। ये हम कल की क्लास या फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।